आज हम चैप्टर 4 का 7वां टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। स्तूप यानी स्तूप के बारे में हमने पढ़ना है। स्तूप क्या होता है, कैसे बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे। और बहुत ही जो फेमस स्तूप है सांची का स्तूप, उसका आपने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे सांची के स्तूप को बचाया गया। तो अब इसमें आप जो है बेटा सेकंड पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लो 7वां टॉपिक सेकंड पैराग्राफ कि कुछ जगह जो है वो पवित्र मानी जाती थी। अब पवित्र कौन सी जगह होगी जहाँ पे खास वनस्पति है, शांति है या प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा है, तो वो पवित्र जगह मानी जाती थी। तो ऐसी जगहों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिसे कभी कभी चैत्य कहा जाता था। और यहाँ जो साइड में लिखा है इसमें भी समझाया है जो चैत्य हैं ये अंतिम संस्कार टीले भी इनको बोला गया। इसमें क्या है, जैसे अंतिम संस्कार हुआ तो उसके बाद जो अवशेष होते थे शरीर के वो वहीं पर ही दबाकर टीले बना दिए जाते थे, तो उन्हीं को चैत्य कहा गया। तो आपको इसमें आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि चैत्य क्या चीज़ होती है। तो चैत्य जो है बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, आप अपने से लिख लो। अब इसमें थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों के बारे में बताया गया है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। तो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जगहों के वर्णन कई बार आ जाता है पेपर में कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 स्थानों के नाम बताएं। तो उसमें पहली जगह है लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। तो आपको ये चारों जगहों के नाम बेटा पता होने चाहिए। तो लुम्बिनी जगह जहाँ पर ये जन्मे थे, उसके बाद नेक्स्ट जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो जगह बोध गया, वो इस बिहार में है। तो आपको जन्म जहाँ लिया वो लुम्बिनी इस तरह याद होना चाहिए, और बोध गया वो जगह जहाँ पर उन्होंने ज्ञान हासिल किया था। और सारनाथ जो है यूपी में, ये वो जगह है जहाँ इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था और जहाँ इन्होंने निब्बान प्राप्त किया वो जगह है कुशीनगर, ये भी यूपी में है। तो निब्बान प्राप्त करने का मतलब होता है शरीर को छोड़ना, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाना। तो जहाँ इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था वो जगह कुशीनगर। तो धीरे धीरे ये जगह जो है ये पवित्र स्थल बन गई। तो आपको इस 7वें टॉपिक में जो भी हमने पढ़ा है उसमें एक तो आपको चैत्य पता होना चाहिए क्या होता है, दूसरा 4 जगहों के नाम पता होने चाहिए जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्तूप जो है ये क्यों बनाए जाते थे। तो इसमें बेटा ये जो सामने सोर्स है इसको भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें यह बताया गया है सोर्स जो है ये सुत्त पिटक से लिया गया। सुत्त पिटक आपको बताया था वो टोकरी है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं वगैरह दी गई हैं। तो इस सोर्स में ये बताया गया है कि परिनिर्वाण से पहले, परिनिर्वाण का मतलब भी वही है जन्म मृत्यु का छुटकारा मिलना। तो उससे पहले जो है आनंद, आनंद कौन था, वो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। तो उसने जो है मतलब परिनिर्वाण जब होना था यानी जब भगवान बुद्ध ने शरीर छोड़ना था, तो उससे पहले आनंद ने उनसे पूछा कि भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे। तथागत जो है वो बुद्ध के लिए ही यूज़ हुआ है। तो वो पूछता है कि हम आपके अवशेषों का क्या करेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरे अवशेषों को विशेष आदर मत दो, मतलब ऐसे खुद को मत रोको, तुम धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए खुद प्रयास करो। जैसे कि आपको बुद्ध की शिक्षाओं में भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि अपनी ज्योति स्वयं बने। तो वही उन्होंने कहा कि आप खुद धर्म के काम करो, अपनी भलाई का खुद सोचो, खुद कोशिशें करो। लेकिन वो आनंद जो होते हैं वो बहुत आग्रह करते हैं कि नहीं आप हमें बताओ अवशेषों का क्या करें हम। तो जब वो बहुत ज़्यादा आग्रह कर रहे होते हैं तो फिर वो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे करना, तुम 4 महापथों के चौक पर थूप, थूप जो है वो स्तूल को ही कहते हैं, उसी का पाली रूप है। तो इस तरह से थूप बना देना, और जो भी वहाँ पर जाएगा, माला चढ़ाएगा, सिर नवाएगा, बैठेगा वहाँ पे, तो उसको एक शांति मिलेगी, सुख और आनंद मिलेगा। तो उसने मतलब आनंद ने जब बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो फिर महात्मा बुद्ध ने ये बात कही। तो फिर ये स्तूप बनाए गए। तो स्तूप बेसिकली क्या चीज़ है कि जो महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ
या उन्होंने जो सामान प्रयुक्त किया उन सब अवशेषों को गाड़ कर ऊपर जो उस गाड़ने के बाद ऊपर जो अर्ध गोलाकार टीले बनाए गए उन्हीं को स्तूप कहते हैं। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि स्तूप किसे कहते हैं, तो इसमें आप आंसर ऐसे दोगे कि कुछ पवित्र जगहों पर बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियां या उन्होंने जो सामान प्रयोग किया वो गाड़ कर उसके ऊपर जो अर्ध गोलाकार टीले बनाए गए, इन टीलों को ही स्तूप कहते थे। तो ये आप अंडरलाइन करें, स्तूप के क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की 4th लाइन से आप अंडरलाइन करो। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया है कि अशोक ने क्या किया था, बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। और ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहूत, सांची, सारनाथ ऐसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। तो कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि कुछ जगहें बताओ जहाँ पर स्तूप बनाए गए। तो आप ये देख रहे हो ना, भरहूत, सांची, सारनाथ ये नाम दे रखे हैं, तो इनको अंडरलाइन कर लो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्तूप कैसे बनाए गए। तो स्तूप बनाने के लिए एक तो दान चाहिए, तो अब किस किस ने दान दिया वो आप पढ़ोगे। तो स्तूप की जो वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेख हैं, मतलब ये है कि वहाँ पे जो अभिलेख मिले उससे हमें पता चला कि इस स्तूप को बनाने में या सजाने में किस किस ने दान दिया था। कुछ दान तो राजाओं के द्वारा दिए गए थे, एग्जाम्पल दिया हुआ है सातवाहन वंश के राजा का। कुछ दान शिल्पकारों ने भी दिए, कुछ व्यापारियों की जो श्रेणियां थी उन्होंने भी दिए। फिर आगे उदाहरण दिया हुआ है कि सांची का जो एक तोरण द्वार था उसका हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया। यानी कि हाथी दांत का काम करने वाले जो शिल्पकार थे उन्होंने दान दिया, जिससे वो तोरण द्वार का हिस्सा बना। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। आपको पता है कुछ अभिलेखों में दान के बारे में जिक्र होता था। तो जिन्होंने दान दिया उन्होंने अपने गांव या शहर का नाम भी उसमें लिखवाया, उन्होंने अपना पेशा भी लिखवाया, कभी कभी रिश्तेदारों के नाम भी लिखवा दिए, और इवन भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने भी दान दिया इसमें। तो इस तरह से बहुत लोगों के दान से ये स्तूप जो है ये बनाए गए। तो स्तूप बनाने में किस किस का दान था? राजाओं का दान, शिल्पकारों का दान, और कई महिलाओं पुरुषों का, भिक्षुओं का, भिक्षुनियों का। तो इन सब के दान जो हैं उनकी हेल्प से स्तूप जो है वो बनाए गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्तूप की संरचना, कि भाई वो दिखने में कैसा होता है स्तूप। तो इसके लिए बेटा ये जो है ये इसमें आपको पहले साथ में चित्र भी देखना पड़ेगा स्तूप का, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो इसका जो है चित्र अभी बाद में आपको दिखा देते हैं बेटा। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्तूप और ब्रैकेट में लिखा हुआ है संस्कृत शब्द, संस्कृत में मतलब जो इसका अर्थ है वो है टीला। तो इसका जन्म एक गोलार्ध लिए, गोलार्ध का मतलब वही होता है अर्धगोला, गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। तो कहने का मतलब ये है, अभी आपको चित्र से भी बेटा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो मिट्टी का टीला है वो तो आपको बता ही दिया था मैंने। तो वो जो अर्ध गोलाकार जो शेप आती है उसकी, जो मिट्टी के टीले की, उसको अंड कहा गया। तो पहले स्टार्टिंग में तो सिंपल वो टीला था, बाद में फिर इसकी संरचना और जटिल हो गई, इसमें और भी कई चीज़ें, कई आकार आ गए उसमें। तो अंड के ऊपर जो है ये ऐसे छज्जा सा बना हुआ है, बालकनी सा, उसको जो है हर्मिका कहते हैं। अंड के ऊपर ये हर्मिका होती है और इसको देवताओं के घर का प्रतीक भी माना जाता है। और हर्मिका से एक ये डंडी सी निकल रही है जिसको ये मस्तूल कहते हैं, मतलब ये जिसे यष्टि कहते थे, और इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। तो ये स्तूप की संरचना जो है ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। तो टीले के चारों ओर जो है वेदिका होती थी,
तो आपको ये 4-5 इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे लिखा हुआ है सांची और भरहूत के जो शुरू के स्तूप थे वो बिना अलंकरण के थे। बिना अलंकरण मतलब उसमें सजावट वगैरह नहीं थी। इसमें आगे लिखा हुआ है उपासक जो हैं पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणाव्रत परिक्रमा करते थे। तो जैसे परिक्रमा की जाती है तो ऐसे यहाँ पे भी परिक्रमा करते थे लोग। असल में स्तूप हैं क्या, ये बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं इनके ये वो बन गए, पूजा करने की जगह बन गई इनकी। तो अब इसको आप चित्र से समझो बेटा। जैसे अब ये वाला चित्र है, इसमें ये जो अर्ध गोलाकार शेप जा रही है ये अंड है। अंड के ऊपर आप देख रहे हो ये छज्जा सा बना हुआ है, ये है आपका अभी बताया ना क्या चीज़ है ये। तो ये है हर्मिका, और हर्मिका के ऊपर ये जो डंडी सी जा रही है ये यष्टि है, और यष्टि के ऊपर जो है वो छतरी बनी हुई है, और चारों ओर इसके वेदिका है। तो चित्र से आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसमें। तो इसमें स्तूप की संरचना में बेटा आपने इतना ही करना है। इसके बाद जो ये 8वां टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार पेपर में आ जाता है कि अमरावती और सांची की नियति अलग अलग कैसे थी। यानी कि अमरावती का जो स्तूप था और जो सांची का स्तूप था दोनों की नियति यानी कि दोनों की किस्मत अलग अलग थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, या ऐसे भी आ जाता है कि अमरावती का जो स्तूप था वो नष्ट हो गया परंतु सांची का स्तूप बच गया, कैसे, इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अमरावती नष्ट हो गया था और सांची बच गया था, ऐसा क्यों हुआ था। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको करने हैं बेटा। तो 1796 ये जो तीसरी लाइन है वहाँ से आप शुरू करेंगे अंडरलाइन करना। तो 1796 में 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे उन्हें अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। तो पहली लाइन तो आपने ये करनी है। तो 1796 में एक राजा जिसको मंदिर बनाना था उसको अचानक ही अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले और उन्होंने क्या करा, उसके पत्थरों का इस्तेमाल कहाँ पे किया, मंदिर बनाने में किया। तो एक पॉइंट तो आप ये कर लेना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि अमरावती नष्ट कैसे हुआ, कि एक राजा को मंदिर बनाना था, उसने क्या करा, उसके स्तूप के पत्थर लेके मंदिर बनाने में यूज़ कर लिए। अब अगले पैराग्राफ का ये पॉइंट अंडरलाइन करो। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश का में जो है उसके कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अमरावती का स्तूप है वो बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि 1796 में एक राजा ने मंदिर बनाना था और उसने क्या करा, मंदिर में पत्थरों का जो प्रयोग करने के लिए उसने अमरावती के स्तूप के अवशेष उठाए। दूसरा पॉइंट 1854 में एक कमिश्नर जो है वो यहाँ के पत्थर मूर्तियाँ ले जाकर मद्रास ले गया। ये हो गया सेकंड पॉइंट। ये हम पढ़ रहे हैं अमरावती के नष्ट होने के कारण। थर्ड पॉइंट है 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस पहुँचे। कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए। तो ये इस तरह पत्थर सब लोग उठा उठा के इसके ले जा रहे थे। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। यानी कि अंग्रेज अधिकारी उठा उठा के ले गए इसकी मूर्तियां, उन्होंने अपने बागों में रखी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर मूर्तियां उठाकर ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। मतलब कोई भी अधिकारी, अंग्रेज या अधिकारी आया उसको मूर्ति उठाता था और अपने ले जाता था।
उसको ऐसा नहीं लगता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। वो कहता था मेरे से पहले वाले अधिकारी भी तो यही काम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ मूर्तियाँ उठा के ले जाता था। तो आप ये देख रहे हो कि उसकी मूर्तियाँ उठा उठा के लोग ले गए, उसके पत्थर उठा उठा के लोग ले गए, तो इस तरह वो नष्ट ही तो हो रहा है वो। उसके बाद अब आगे लिखा हुआ है, एक पुरातत्ववेत्ता H कोल, ये उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। इनकी सोच थोड़ी बाकी लोगों से डिफरेंट थी, H कोल की। इन्होंने क्या लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यानी कि वो ये कहते थे कि आप जो ऐसे प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, ये जो अमरावती का स्तूप है जैसे बर्बाद हो रहा है, तो वो कहते थे ये चीज़ मुझे बहुत ही गलत लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियाँ रखी जानी चाहिए। वो कहते थे अगर तुम्हें इतनी पसंद आ रही हैं इसकी चीज़ें, तो तुम प्लास्टर की प्रतिकृति बनवा के वो रख लो अपने म्यूजियम्स में जाके। और जो असली कृति है वो कहाँ होनी चाहिए? खोज की जगह पर ही होनी चाहिए जहाँ पे वो खोजी गई है। दुर्भाग्य से जो ये कोल थे, ये अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए कि किसी भी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे और चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी ये सुझाव आया था कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। फिर आपको पता ही है, आपने पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में कि कैसे वो बेगमों ने प्लास्टर की प्रतिकृति बनाकर दे दी थी और वो जो हमारा सांची का स्तूप था वो इस तरह से बच गया था। तो वो जो उनका बेगमों का योगदान था वो भी आ जाएगा। तो अभी आपने ये जो 8वां टॉपिक पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने स्टार्टिंग से ये बताना है कि 1796 में किस तरह राजा जो था वो पत्थरों को अपने मंदिर बनाने के लिए ले गया। फिर 1854 में जो कमिश्नर था वो यहाँ के पत्थर मूर्तियाँ लेके गया। फिर बताओगे 1850 के दशक में कई अधिकारी ले गए, ये कलकत्ता में भी गए पत्थर इसके, मद्रास में भी गए, लंदन भी गए। कई अंग्रेज अधिकारी इसकी मूर्तियों को लेकर भी गए। हर अधिकारी इस मूर्ति को उठा कर ले जाता था कि भाई मेरे पहले वाला अधिकारी ने भी ये काम किया है। फिर H कोल ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसकी चीज़ें पसंद आती हैं तो आप इसकी प्लास्टर की प्रतिकृति रखो, असली कृति वहीं होनी चाहिए जहाँ पर ये खोजी गई है। लेकिन अमरावती के समय में किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी और सांची के समय तक बात मान ली गई, क्योंकि अमरावती की एक तो खोज पहले हो गई थी। तब तक विद्वानों को इस बात का महत्व नहीं पता था कि हमें जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पर संरक्षित करनी चाहिए। तो अमरावती पहले खोजा गया तो तब तक लोगों को इसका महत्व नहीं पता था, लोग उठा उठा के उसकी चीज़ें लेके जाते रहे। तो 1818 में जब सांची की खोज हुई, उसके तोरण द्वार सब वहीं थे, टीला भी सही सा था, तो उसके तोरण द्वारों को भी अंग्रेज लेके जाना चाहते थे, लेकिन भोपाल की बेगमों ने समझदारी करके उसको सांची के स्तूप को बचा लिया। तो वो जो भी कुछ स्टार्टिंग में मैंने भोपाल की बेगमों का योगदान बताया ना तुम्हें, तो वो सारे पॉइंट्स भी फिर इसी में ही आ जाएंगे। अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि सांची कैसे बच गया और अमरावती कैसे नष्ट हो गया, तो जो मैंने अभी सारे बोले ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद वो भोपाल की बेगमों का जो स्टार्टिंग में बोला था वो भी इसी में ऐड हो जाएगा कि इस तरह से सांची का स्तूप जो है वो बच गया। तो अभी आपने जो क्वेश्चन, अभी हमने जो 2 टॉपिक करे हैं उसमें एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सांची की खोज कब हुई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वही अभी बताया तुम्हें कि भाई अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया और सांची का कैसे बच गया। या कई बार पेपर में आ जाता है स्तूप की संरचना के बारे में बताएं, या स्तूप कैसे बनाए जाते थे, या स्तूप क्यों बनाए जाते थे, या स्तूप किसे कहते हैं, चैत्य से आप क्या समझते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन बेटा डिस्कस किए हैं ये आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है ना, कितनी देर